Hello students, class 10th. Again I am here. I was telling you the lifeline of national economy. इसमें हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयरवेज. Here today I am telling you about the communication. Ever since human appeared on earth, जब से जो मानव है इस पृथ्वी पर अपीयर्ड हुआ है, दे हैव यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जब से इस अर्थ में आया है वो, तब से उसने संचार के, कम्युनिकेशन के अलग अलग साधनों का यूज किया है. बट द पेस ऑफ चेंज हैज़ बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम. लेकिन आज जो समय है आधुनिक समय में बदल चुका है. लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बल, लंबी दूरी को अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं बहुत इजी हो गई है विदाउट फिजिकल मूवमेंट, बिना फिजिकल मूवमेंट करे, ऑफ द कम्युनिकेटर और रिसीवर. बात करने वाला है और जो रिसीवर प्राप्त करने वाला है. पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, इनमें डिफरेंस है. इंक्लूडिंग टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म एट्सेट्रा द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री. द इंडियन पोस्टल नेटवर्क की अगर हम बात करें, ये संसार में सबसे बड़ा नेटवर्क है. इंडिया का जो पोस्ट ऑफिस है संसार का सबसे बड़ा. मास कम्युनिकेशन में हम बात करें, टीवी आएगा, रेडियो आएगा, प्रेस, न्यूज़पेपर जो वगैरह है, मैगजीन्स वगैरह आती हैं, फिल्म वगैरह हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन का साधन होती हैं समाज को बदलने के लिए. इंडियन पोस्टल नेटवर्क सबसे बड़ा है संसार में. इट हैंडलेस पार्सल एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन भी आते हैं. कार्ड एंड एनविलॉप जो है कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास ईमेल माने जाते हैं. आर एयर लिव बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ एयर, लैंड और एयर से भी हम इसको भेज सकते हैं, कार्ड और एनविलॉप. सेकंड क्लास मेल में आते हैं. फर्स्ट क्लास मेल में क्या क्या आते हैं? एनविलॉप आते हैं और कार्ड आते हैं. और सेकंड क्लास मेल में इंक्लूडेड बुक्स आती हैं, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स. पीरियोडिकल्स जो उस टाइम के तत्वों की कहानियाँ होती हैं, जिसमें मैगजीन्स वगैरह पीरियोडिकल्स में माने जाते हैं. दे आर कैरीड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी के लिए ऑफ मेल के लिए लार्ज टाउन और सिटीज़ में 6 मेल चैनल्स बने जिनसे कि क्विक डिलीवरी की जा सके इन मैगजीन और न्यूज़पेपर की. दे आर कॉल राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियोडिक चैनल्स. इन चैनल्स के माध्यम से क्विक डिलीवरी की जाती है. डू यू नो कहता है इन कंपैरिजन विद इन द अदर कंट्री. अगर हम अदर कंट्री से कंपेयर करें, इंडिया हैज अबाउट 37.565 टेलीफोन एक्सचेंजेज हैं पूरे भारत भर में फैले हुए हैं. इनका हम कंपेयर कर सकते हैं अदर कंट्री के साथ चॉइस के हिसाब से. इंडिया की अगर हम बात करें, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है एशिया में. सबसे बड़े टेलीकॉम नेटवर्कों में से इंडिया का टेलीकॉम नेटवर्क भी बड़ा माना जाता है. एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस में, जिसमें मोर देन 2/3 ऑफ द विलेज इन इंडिया ऑलरेडी बीन कवर्ड विद सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एसटीडी सेवा. सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सेवा लगभग 2/3 से ज़्यादा गाँव में आज हम भारत में देखते हैं एसटीडी सेवा है, जिससे वो अदर स्टेटों में बात कर सकते हैं. इन ऑर्डर अगर हम बात करें, इन ऑर्डर टू स्टैंड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को देखें फ्रॉम द ग्रास रूट टू हायर लेवल, द गवर्नमेंट हैज मेड स्पेशल प्रोविजन टू एक्सटेंड 24 आवर एसटीडी फैसिलिटी. गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टाइप के प्रोविज़न दिए हैं जिससे कि 24 आवर फैसिलिटीज़ दी गई है एसटीडी सेवा भारत के हर गांव में. देयर इज ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ एसटीडी फैसिलिटीज़ हैं एक समान स्तर से. इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट स्पेस टेक्नोलॉजी. जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसको
बढ़ावा दिया है डेवलपमेंट के विकास के लिए, इसको एकीकरण करने के लिए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एक करने के लिए एक स्टडी फैसिलिटीज़ दी है पूरे भारत में, ताकि पूरे भारत के गाँव को जोड़ा जा सके। मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, जो मास कम्युनिकेशन है, प्रोवाइड एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है एंड क्रिएट अवेयरनेस, और जागरूकता क्रिएट करता है लोगों में अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम। कई तरह के राष्ट्रीय कार्यक्रम आते हैं और पॉलिसी योजनाएं होती हैं। हम देखते हैं जो राष्ट्रीय कार्यक्रम आते हैं टीवी पर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड आते हैं, या गवर्नमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड आते हैं। इट इंक्लूड, इसमें रेडियो टेलीविज़न, मास कम्युनिकेशन में जो आते हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स है, बुक्स और फिल्म आती हैं। ऑल इंडिया रेडियो जो है, आकाशवाणी से कहते हैं, ब्रॉडकास्ट है वैरायटी ऑफ प्रोग्राम। जो आकाशवाणी है, ऑल इंडिया रेडियो, ये प्रोग्राम नेशनल, रीजनल और लोकल लैंग्वेज के दिखाता है, सुनाता है हमको। वेरियस कैटेगरी ऑफ पीपल, कई वर्ग के लोग होते हैं जो श्रोतागण होते हैं, सुनने वाले, वो हर तरह के इसमें कार्यक्रम, जो श्रोता होते हैं वो अपने कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। दूरदर्शन, जो नेशनल टेलीविज़न, जो दूरदर्शन है, नेशनल टेलीविज़न है, वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द, संसार में सबसे ज़्यादा बड़े नेटवर्क में से एक है। दुनिया के लगभग 20-30 से ज़्यादा कंट्रीज में दूरदर्शन दिखाया जाता है। इट ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल टू स्पोर्ट्स एट्सेट्रा फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों में एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम, मनोरंजन के और शिक्षा के और स्पोर्ट्स संबंधी प्रोग्रामों को भी इसमें बताया जाता है। इंडिया पब्लिशेस ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, इंडिया है वो बड़ी संख्या में न्यूज़पेपर का और पीरियोडिकल्स एनुअली का करता है, यहाँ पर डे पब्लिश करता है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिकली, काल विभाजन के अनुरूप काल क्रम में जैसे अलग अलग न्यूज़ें होती हैं, जैसे कोई वीकली मैगजीन आती है, कोई मंथली आती है, कोई ईयरली भी आती है, ऐसे पीरियोडिकली मैगजीन छपती हैं। न्यूज़पेपर आर पब्लिश इन अबाउट 100 लैंग्वेज। अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें, लगभग 100 से ज़्यादा भाषाओं में यहाँ अखबार छपते हैं। डायलैक्ट्स, डिड यू नो अबाउट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश इन द कंट्री आर इन हिंदी। क्या आपको पता था, डिड यू नो द लार्जेस्ट नंबर, जो सबसे ज़्यादा भाषा में अखबार छपता था इंडिया में, वो हिंदी था, फॉलोड बाई इंग्लिश के बाद एंड फिर उर्दू। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पिक्चर फिल्म। अगर हम पिक्चर फिल्मों की बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा फिल्में यहीं बनती हैं, यहीं प्रोड्यूस होती हैं। इट प्रोड्यूस शॉर्ट फिल्म, यहाँ शॉर्ट फिल्में भी प्रोड्यूस होती हैं जो आधे घंटे 15 मिनट की हो सकती हैं। वीडियो फीचर फिल्म होती हैं एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म भी होती हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अथॉरिटी देता है किसी फिल्म और या फॉरेन फिल्म को अधिकार देता है उसको दिखाने के लिए। तो किसी भी फिल्म को बनने के बाद इस बोर्ड से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से हमें सर्टिफिकेट लेना होता है। इंटरनेशनल ट्रेड, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, आज की डेट में हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल। अगर हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स से देखें, आज जो सामानों का एक्सचेंज हो रहा है लोगों में, स्टेट्स में और कंट्रीज में, रिफर, इसी को ट्रेड बोलते हैं। जो लोगों में सामानों का एक्सचेंज हो रहा है स्टेट में, यहाँ कंट्री के बीच, यहाँ देशों में, वही ट्रेड है। द मार्केट ऑफ प्लेसबल, मार्केट एक ऐसा प्लेस है वह जहाँ ऐसे एक्सचेंज, चीज़ों का आदान प्रदान होता है। ट्रेड बिटवीन द टू कंट्री, जो दो देशों के बीच में ट्रेड होता है उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोला जाता है। इट में टेक प्लेस दो सी, एयर एंड लैंड रूट, जो ये ट्रेड है वो सी के द्वारा, समुद्र के माध्यम से, एयर के माध्यम से और लैंड रूट के माध्यम से होता है। जबकि जो लोकल ट्रेड इज कैरिड इन सिटी, जो लोकल ट्रेड है
वो शहरों के माध्यम में, गांव से शहर के बीच में हो सकता है, और विलेज में स्टेट लेवल ट्रेड इज कैरिड बिटवीन टू। और स्टेट लेवल ट्रेड जो होता है वो दो स्टेटों के माध्यम में होता है, दो कंट्री के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड, और दो स्टेटों के बीच में स्टेट लेवल ट्रेड होता है। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कंट्रीज एंड इंडेक्स। एडवांसमेंट अगर हम देखें ज़्यादा तीव्र गति से जो हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड, क्या होता है, एक इकोनॉमिक आर्थिक प्रॉस्पेरिटी का एक क्या इंडेक्स माना जाता है। इट इज देयरफॉर कंसीडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर। ये एक आर्थिक बैरोमीटर है जिससे हम एक देश के विकास को माप सकते हैं। वी कैन इजिली मेजर द progress of any country if the international trade is in the favor of any country. If the export is more than the import, then we can say that the trade is good. कभी कभी क्या होता है कि एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है, तो इस कंडीशन में कंट्री को अपने देश की जो इनकम है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने में खर्च करनी पड़ती है, वो फेवरेबल नहीं माना जाता। ऐसे अगर हम देखें, एज द रिसोर्स आर स्पेस बाउंड्स, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे कि जो संसाधन है आर स्पेस बाउंड्स हैं, नो कंट्री वेल, कोई भी देश सर्वाइव नहीं कर सकता है बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। अगर कोई भी देश जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जहाँ टेक्नोलॉजीज है, जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शंस होता है या ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता है, अगर वो ट्रेड नहीं करता है अदर कंट्रीज के साथ, तो वो कंट्रीज को सर्वाइव करने में मुश्किल आएगी। विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड के सर्वाइव नहीं कर सकता। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है आर द कंपोनेंट्स हैं व्यापार के, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए जाते हैं ट्रेड में। बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर हम बैलेंस देखें स्टेट का, कंट्री का, द डिफरेंस बिटवीन इट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जो डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वन, जब वैल्यू जो एक्सपोर्ट के एक्सीड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट के मुकाबले में एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो इट इज़ कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस कहा जाएगा। ऑन द कंट्रोरी, इसी के समकालीन, इफ़ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, अगर जो इंपोर्ट की वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, तो इट इज़ टर्म एज अनफेवरेबल बैलेंस कहलाएगा ट्रेड का। इंडिया एज ट्रेड रिलेशनशिप, अगर हम इंडिया की बात करें, इसमें जो ट्रेड रिलेशनशिप है विथ ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स जो हैं, यहाँ ऑल जोग्राफिकल रीजन है, भौगोलिक क्षेत्र जो हैं किसी देश के भौगोलिक क्षेत्र को, और अमंग द कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट, हम देखते हैं जो वस्तुओं का एक्सपोर्ट करते हैं वो शेयर हैज बीन इंक्रीजिंग। पिछले कुछ सालों में जो इंडिया का शेयर है एक्सपोर्टिंग वो बढ़ा हुआ है। 2004 या 5 में अगर हम देखें, एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स जो हैं, ओर एंड मिनरल्स जो हैं, जो मिनरल ओर हैं और मिनरल्स हैं, जम्स हैं, रत्न जिसे बोलते हैं, ज्वेलरीज हैं, केमिकल्स, एलाइड प्रोडक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने कितना कितना परसेंट उसका एक्सपोर्ट किया। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं, मिनरल्स देख रहे हैं, जम्स, ज्वेलरीज देख रहे हैं, केमिकल एलाइड प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, इंजीनियरिंग के सामान देख रहे हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। कमोडिटी इंपोर्टेड टू इंडिया वर्ल्ड, और वो कमोडिटी जिनका इंपोर्ट किया जाता है भारत में, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। पेट्रोलियम को बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। पर्ल्स, मोती जो है, बाहर से मोती इंपोर्ट किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए। प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर जो है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, कोयला है, कोक है, कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स, मशीनरी हैं, और बल्क इंपोर्ट एज ग्रुप रजिस्टर्ड एज ग्रुप अकाउंटिंग हुआ 39.09% है वो टोटल इंपोर्ट्स का। इतनी हमें इंपोर्ट्स करनी पड़ती हैं। द ग्रुप इंक्लूड फर्टिलाइजर, जो ग्रुप है वो फर्टिलाइजर को क्या करता है, इंक्लूड शामिल है, जिसमें सीरियल्स हैं, ईडेबल ऑयल है और न्यूज प्रिंट्स हैं। इंटरनेट ट्रेड एज अंडरगॉन ऑन सी चेंज इन लास्ट 15 ईयर। अब अंडरगॉन हो गया, जो सी है, सी रूट से एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी एंड गुड्स हैव बीन
सुपरसीडेड बाय एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। आज हम देख रहे हैं जो एक्सचेंज कर रहे हैं हम कमोडिटीज का और गुड्स का, हैव बीन सरप्रेस्ड बाय एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के और ज्ञान को एक्सचेंज करने के माध्यम से भी हम क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सपोज कीजिए हमें किसी अच्छी क्रॉप्स की फार्मिंग आती है, तो ऐसा हो सकता है कि हम अच्छी फार्मिंग को दूसरे देश में उनको उस चीज़ का, उस फार्मिंग का नॉलेज दिया जाए। ऐसी अदर कंट्रीज़ में जो गुड साइंटिस्ट है, जो लोग किसी अच्छी फार्मिंग को जानते हैं या अच्छा उनके पास क्लाइमेटिक कंडीशंस है, तो ऐसा भी देखा गया कि एक देश क्या करता है, उस देश में कुछ समय के लिए ज़मीन 20 साल के लिए या 50 साल के लिए ज़मीन को लीज पे ले लेता है और वो फिर उस देश में लीज पे प्राप्त ज़मीन में खेती करता है उतने साल के लिए, और उसका कुछ जो प्राइज है 50 साल का वो गवर्नमेंट को दे देता है और जो भी प्रोडक्शंस होता है उसका बेनिफिट उस देश को मिलता है। इस तरीके से हम देखते हैं इंडिया एज इमर्ज्ड वर्ल्ड, जो भारत है एक इमर्ज्ड वर्ल्ड सॉफ्टवेयर, यहाँ सॉफ्टवेयर भी बनते हैं जाइंट एट इंटरनेशनल लेवल एंड इस अर्निंग, जो इसकी अर्निंग है बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है आज की डेट में। फॉरेन एक्सचेंज दो द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम देख रहे हैं। टूरिज्म एज ए ट्रेड अगर देखें, अगर हम व्यापार को देखें, व्यापार में टूरिज्म को, जो पर्यटन है, आज पर्यटन भी जैसे बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, या वहाँ पर लेक्स हैं, या अदर कोई ब्यूटीफुल साइट है। तो टूरिज्म अगर हम देखें इन इंडिया हैज़ ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 3 शताब्दियों में ग्रोन हुआ है। फॉरेन टूरिस्ट अराइव्स इन द कंट्री विटनेस, विदेशी जो पर्यटक है वो हमारे देश में आते हैं, वो इस बात का गवाह है, विटनेस है कि इंक्रीज 23.5% 2004 के दौरान बढ़े थे एज अगेंस्ट द ईयर 2003 के मुकाबले। द कंट्रीब्यूटिंग रेस 21,828 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज हमें करेंसी प्राप्त हुई थी इतने टूरिस्ट के इंडिया अराइव्ड होने से। अगर हम देखें ओवर 2.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट हर साल भारत में आते हैं और मोर देन 15 मिलियन पीपल जो हैं भारत में डायरेक्टली इंगेज इन टूरिज्म इंडस्ट्री। वो क्या है, जैसे टूरिस्ट गाइड होते हैं इसमें, जो क्या करते हैं, टूरिस्ट लोगों को नई नई जगहों में विजिट कराते हैं, टूरिस्ट गाइड बोलते हैं उनको। तो ये लोग भी टूरिज्म से जुड़े होते हैं। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका एक टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर जगह जगह पर ऐसे सेंटर्स बनाए जाते हैं जिससे कि टूरिस्ट लोगों को हेल्प मिलती है, उनको जानकारी अवेलेबल कराई जाती है, जिससे कि उस स्टेट की गवर्नमेंट को करेंसी प्राप्त होती है, इनकम का सोर्स है वो। इसके अलावा जो लोकल्स लोग हैं जैसे टैक्सी ड्राइवर हैं, होटल है, या अदर जो प्लेसेस हैं, उनको भी अर्निंग प्राप्त होती है इससे। यहाँ पर हमें कोलाज देखें, अगर हम प्रोजेक्ट्स है इसमें हेरिटेज टूरिज्म इन इंडिया का, जो टूरिज्म है इंडिया का वो हेरिटेज है, यानी विरासत माना गया है, बुलंद होती जा रही है, कह रहा है मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र की शहर। टूरिज्म में हम देखते हैं कि लोग अपनी हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए पहाड़ों में आना प्रेफर करते हैं गर्मियों के मौसम में, झीलों के नज़दीक। इको टूरिज्म अलग द मैंग्रोव फॉरेस्ट जो गोवा में दिखाया गया है, दलदली भागों में जो पेड़ लगते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट गोवा में, यहाँ पर लेक्स दिख रही है। और इंडिया का जो रैंक है वर्ल्ड में 4th बेस्ट हॉलीडे टाउन माना गया है इसको। एक रैंक मिली थी इंडिया को 4th, फर्स्ट में मिली थी इटली को टूरिज्म के लिहाज से, जो ड्रीम डेस्टिनेशन था, सपना जो था, लक्ष्य, जहाँ जाके लोग क्या करते हैं, हॉलीडे एंजॉय करते हैं। तीसरा ऑस्ट्रेलिया को, चौथा इंडिया को। और ऐसे ही आप देख रहे स्विट्जरलैंड है, हैरत की बात होती है कि स्विट्जरलैंड को 10वां स्थान मिला था, जबकि स्विट्जरलैंड को
सबसे सुंदर देश माना जाता है। ऊपर हमें यहाँ अरुणाचल प्रदेश का एक स्टेट का व्यू दिखाई दे रहा है और ये समुद्र में दिखाई दे रहा है, ये बीच पे डायरेक्टली इंगेज हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में। बहुत सारे लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। इसके अलावा स्टेट को करेंसी प्राप्त होती है। नेशनल इंटीग्रेशन, देश में एकता आती है, नेशनल इंटीग्रेशन एकीकरण होता है। इसके अलावा जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बने हुए उद्योग, उनको बढ़ावा मिलता है। फॉरेन करेंसी भी मिलती है। जो इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं वो फॉरेन करेंसी लेके आते हैं। और हैंड प्रोडक्ट्स, जो हाथ से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको बढ़ावा मिलता है। प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट कह रहा है ये। एंड कल्चर, जो कल्चरल परस्यूट्स है, हमारी जो संस्कृति है, किसी स्टेट की अपनी एक संस्कृति होती है, अपनी एक पहचान होती है। उस स्टेट की भाषा, उस स्टेट का रहन सहन, उस स्टेट का पहनावा, ये सब संस्कृति के अंदर आता है। इट ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। दो देशों के बीच में टूरिज्म क्या करता है? टूरिज्म इज वेरी हेल्पफुल टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग, द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू कंट्रीज। दो देशों के बीच में अंडरस्टैंडिंग को सुधारता है। अबाउट आवर कल्चर, हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की विरासत है। मैनी टाइम्स द सेवरल people come as a tourist in our country and they come to know about the heritage and culture of our country, और उनके देश के कल्चर को हमें जानने का मौका मिलता है। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, एक विरासत के लिए, यहाँ की जो विरासतें हैं, यहाँ का जो हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ जो बहुत पुरानी यहाँ की जो बुक्स हैं, एपिक्स हैं, उन पर स्टडी करने आते हैं। इको टूरिज्म अगर हम बात करें, एडवेंचर टूरिज्म है, इसी तरह और कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म, इतने तरह के टूरिज्म पर बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर एंड टेम्पल्स टाउन ऑफ साउथ इंडिया। अगर हम देखें आज राजस्थान में बहुत सारे लोग, राजस्थान एक टूरिज्म के लिए काफ़ी पॉपुलर स्टेट माना जाता है। गोवा है आपका, जम्मू कश्मीर है जहाँ पर काफ़ी लेक्स हैं, तो स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया ही माना जाता है। एंड टेम्पल टाउन्स जो हैं, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर साउथ इंडिया में, वो इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन, एक लक्ष्य है उनके लिए। वो जो विदेशी टूरिज्म यहाँ पर आते हैं भारत में, मंदिरों को विजिट करते हैं, टाउन्स में जाते हैं। देयर इज वास्ट पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म। और भारत में अगर हम देखें, जो टूरिज्म का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टूरिज्म की अपार संभावनाएं है। अगर हम यहाँ पर लैंड ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर सैनिटेशन हाइजीनिक व्यवस्था उतनी नहीं है, साफ़ सफाई उतनी हम नहीं देखते हैं। अगर हम इसमें सुधार करें और बहुत सारे जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं उनको अगर हम प्रिजर्व करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और बहुत सारे लोगों को यहाँ रोज़गार मिल सकता है। नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में अगर हम देखें, जो नॉर्थन स्टेट, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं और इंटीरियर पार्ट हैं जो हिमालयाज के, हिमालयन रीजन्स में, बट हम देखते हैं ड्यू टू स्ट्रेटेजिक रीजन्स के कारण दीज हैव नॉट बीन इनकरेज। कुछ स्ट्रेटेजिक एक स्थिरता के कारण हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा योजनाएं, भारत सरकार के पास उतनी योजनाएं नहीं है। टूरिज्म सेक्टर में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करती है। जैसे अगर हम यहाँ पर जगह जगह पर सड़कें चौड़ी करें और जगह जगह हम हरियाली लेके आए, साफ़ सफाई रखें, तो कहीं ना कहीं, और पुराने जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उसको अगर हम सहेज के रखें तो टूरिज्म को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ावा दे सकते हैं। उत्तराखंड में अगर हम देखें, हिमालय रीजन है, कई सारे मंदिर यहाँ पर, टेम्पल्स हैं, लेक्स वगैरह यहाँ पर है, और क्या कहते हैं, वाटरफॉल यहाँ पर है बहुत ज़्यादा, रिवर्स हैं यहाँ पर,
तो लेक्स में हम बोटिंग में, और क्या कहते हैं डैम्स वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें एक टूरिज्म के लिए एक अट्रैक्शन का काम करती हैं। दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द अदर पीपल। इन हिमालयन रीजन्स स्नोफॉल जहाँ बर्फ़ गिरती है हम देखते हैं, जैसे कुल्लू मनाली है, तमिलनाडु में ऊटी है, हिस्टोरिकल प्लेस है ऊटी, और महाराष्ट्र में महाबलेश्वर है। ऐसे राजस्थान में अरावली हिल्स हैं, और ऐसे महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की केव्स हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार है, और जामा मस्जिद है, और आगरा में ताजमहल है। तो ये जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि साल में लाखों टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर हमको इंडिया को फॉरेन करेंसी इनसे प्राप्त होती है। तो इसमें हमें इनकरेज करने की ज़रूरत है इनको। हाउ एवर देयर लाइज ए ब्राइट फ्यूचर, इसका एक सुनहरा भविष्य भी है टूरिज्म का, और आने वाले रूप में एक उद्योग के रूप में, एक टूरिज्म क्या है आजकल, एक उद्योग है। उद्योग का अगर हम इसको दर्जा दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि टूरिज्म में भी हम देखते हैं कि टूरिस्ट गाइड हैं, होटल हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, कई सारे लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, फोटोग्राफर्स हैं। यहाँ पर एमसीक्यू हम देखना चाहेंगे, विच एमसीक्यू क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशन जो हैं इनकी बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। याद रखिएगा मुंबई नागपुर कोई नहीं था, क्योंकि मुंबई का आपके वेस्ट में ही आता है। तो ये पूछ रहा है आपका, कॉमन सेंस लगाइए, ईस्ट वेस्ट। मुंबई कोलकाता ये भी नहीं है, ये है सिलचर एंड पोरबंदर। सिलचर आपका आसाम में है, सिलचर तो पोरबंदर था। ऐसे ही नॉर्थ साउथ भी था एक, श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर श्रीनगर से क्या था, कन्याकुमारी था। नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमने दो पढ़े थे इसमें, नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर और ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर। तो ये ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर कह रहा है, तो सिलचर से पोरबंदर था, आपको दिमाग में रखना है। और नॉर्थ से साउथ मैंने आपको बता दिया, श्रीनगर से कन्याकुमारी है। इसी तरह से अगर हम देखें, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस ट्रांसशिपमेंट लॉजेज। जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो इसमें से कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, ट्रांसशिपमेंट। जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उसमें लॉस सबसे कम से कम होता है, एंड डिले, देरी भी नहीं होती है और लॉस भी नहीं होता है। रेलवे में ठीक है हम कह सकते हैं कि डिले नहीं होता है, लेकिन लोडिंग अनलोडिंग में डिले हो सकता है। हम एक हर टाइम पर उसको लोड अनलोड कर रहे हैं, रोडवे में भी होता है, वाटर में हो सकता है। पाइपलाइन क्या है, हालांकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पाइपलाइन का सबसे महंगा है, लेकिन इसमें क्या हमने पढ़ा था, लॉस नहीं होता है और डिले भी नहीं होता है। एकदम से पाइपलाइन उस एरिया में डायरेक्ट हम अगर कनेक्ट कर रहे हैं जहाँ हमें भेजना है, उसे सप्लाई करनी है, तो इसमें डिले भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। हम अगर उतार रहे हैं, फिर लोड कर रहे हैं, फिर अनलोडिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हम पाइपलाइन से भेज रहे हैं पेट्रोलियम या डीजल जो भी, तो हो सकता है उतारने और उसमें भेजने में बहुत सारा नुकसान हो। पाइपलाइन है सबसे अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद द HVJ। HVJ पाइपलाइन आपको याद होगा कि HVJ का जो फुल फॉर्म है उसमें महाराष्ट्र नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द डीपेस्ट, सबसे गहरा जो पोर्ट है, लैंड लॉक्ड भी माना जाता है, प्रोटेक्ट पोर्ट अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट में आता है। अब चेन्नई देखिए, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, वहाँ नहीं है लैंड लॉक्ड, सबसे गहरा तो नहीं है वो। पारादीप उड़ीसा में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, ठीक हो गया। विशाखापट्टनम था सबसे गहरा लैंड लॉक्ड, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, पाइपलाइन नहीं है, रेलवेज नहीं है, रोडवेज है, जो अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी जोड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन मोर कंट्री, दो देशों के बीच में जो ट्रेड होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है।
क्वेश्चन आंसर वी विल डू इन लेटर व्हेन वो स्कूल विल रीओपन। स्टेट एनी 3 मेरिट्स, रोडवे के जो 3 मेरिट्स हैं। द रोडवे प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोडवेज इज मच cheaper than the railway, the construction cost of railway is lower than the construction of railway tracks, रेलवे ट्रैक्स के मुकाबले में जो रोडवे का कंस्ट्रक्शन है वो कम है और ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा ये इट कनेक्ट अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी क्या करता है, जोड़ता है। और इसमें हम आसानी से लोडिंग और अनलोडिंग, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस को जो किराया होगा, द कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच चीपेबल। इट मीन्स इट कवर द शॉर्ट डिस्टेंस। छोटी दूरी के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जगह जगह चीज़ों को ले जा सकते हैं। तो इसके 3 फायदे थे। और हम रोडवेज को देखें, हमने देखा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे NHAI, नेशनल अथॉरिटी जो है देश की, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जो 4 महानगरों को जोड़ने की योजना है उस पर कंस्ट्रक्ट करता है। ऐसे ही फिर नेशनल हाईवेज आती हैं, फिर स्टेट हाईवेज आती हैं, फिर स्टेट हाईवे के अलावा फिर बॉर्डर रोड्स आती हैं। बॉर्डर रोड्स में फिर हमने देखा विलेज रोड्स आती हैं, फिर BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। और इसी तरीके से हमने फिर रेलवे के जोन्स के बारे में पढ़ा कि हमारे पास 16 जो रेलवे जोन्स हैं, आजकल 17 हो गए हैं अब एट द प्रेजेंट टाइम पे। और इसी तरह से एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो मुंबई में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कोलकाता में है, इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, मीनबक्कम चेन्नई में है, राजासासी अमृतसर में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। इन दिस वे यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।